गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, गत वीडियो में पाठ 1 का हमने भोजन से संबंधित कुछ अध्ययन किया था, जिसमें संतुलित असंतुलित भोजन के बारे में, कुपोषण के बारे में और कुपोषण के 3 प्रकार, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, 3 प्रकार के कुपोषण के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। जिसमें कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण की परिभाषा दी थी हमने, तीनों प्रकारों की परिभाषाएं आपके लिए बताई थी। साथ में ही वहां पर उन कुपोषण में कौन कौन से तत्वों से किन किन चीज़ों की कौन कौन से तत्वों की किन किन चीज़ों से प्राप्ति होती है, उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया था। पाठ में नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है मानव स्वास्थ्य, और मानव स्वास्थ्य में सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है वो आ रहा है जल, वाटर, जिसको अपन पानी कहते हैं। देखिए, हम सभी जो सजीव प्राणी हैं और सजीव प्राणियों में अक्सर मानव समुदाय, हम समझ जो इंसान जो हैं सीमित जल के स्रोतों का बहुत ही अत्यधिक तीव्र गति से दोहन कर रहे हैं, जबकि जल के संसाधन बहुत सीमित हैं, जल की मात्रा प्रकृति में बहुत सीमित है। आज हम जिस जल का अनेक दैनिक कार्यों में उपयोग में लेते हैं, अब देखिए, चाहे अपन पीने के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, नहाने के काम में लेते हैं, पशुओं को पिलाने के काम लेते हैं, पशुओं को नहलाने के काम लेते हैं, कपड़ा धोना है, कृषि के कार्य हैं, उद्योग धंधे हैं, इन सभी कार्यों में हम जिस जल का उपयोग करते हैं, इस जल की मात्रा प्रकृति में बहुत ही सीमित है। ये जल हमें नदियों से, झीलों से और भूमिगत जल अर्थात भौम जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस जल का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते जा रहे हैं, और इसका उपयोग हम एक लिमिट से, सीमित तरीके से नहीं करके, बल्कि इसका हम दोहन कर रहे हैं। अब हम जल पर एक द्विधारी तलवार के रूप में प्रहार कर रहे हैं। अब देखिए, द्विधारी तलवार के रूप में किस तरीके से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, द्विधारी तलवार कैसे चला रहे हैं हम इस पर। देखिए, द्वि माने दो, धारी माने धार, दो धार तलवार कैसे चला रहे हैं। नंबर 1 तो हम इसका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं और पानी को वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, उपयोग तो हम ज्यादा कर ही रहे हैं, वेस्ट फैला रहे हैं, साथ ही हम इस पानी को प्रदूषित भी कर रहे हैं, इसमें प्रदूषण फैला रहे हैं। इन दोनों तरीके से हम जल के ऊपर संकट पैदा कर रहे हैं। अब इन दोनों चीजों से जल पर ही संकट नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के जीवन पर, समस्त सजीवों के जीवन पर एक संकट पैदा होता हुआ जा रहा है। क्योंकि जिस जल का हम उपयोग करते हैं, जिस अलवणीय जल को हम पीने के रूप में, घरों में, अन्य कामों के रूप में उपयोग लेते हैं, इस अलवणीय जल की मात्रा प्रकृति में सीमित है, और लगातार यदि हम इसका इसी तरीके से उपयोग करते जाते हैं तो बहुत कम समय में जाकर के ये हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और हम सभी के लिए एक जिंदगी के आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए मुख्य बात यह आती है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो हमें जल का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, साथ में ही जल को प्रदूषित भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जल एकमात्र ऐसी चीज है जो प्रकृति में तीनों रूपों में पाई जाती है। जल एक ऐसा बहुमूल्य संसाधन है जो प्रकृति में तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है और गैसीय रूप में पाया जाता है। गैस इसको अपन वाष्प कहते हैं। देखिए, ठोस रूप में कहें तो बर्फ पाई जाती है, द्रव रूप में कहें तो जल या पानी पाया जाता है तरल रूप में, और गैस या वाष्प पाई जाती है या भाप पाई जाती है, तीनों रूपों में विद्यमान होती है। तो जल एक बहुमूल्य संसाधन है जो प्रकृति में तीनों रूपों में पाया जाता है, प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। तो हमें जल का बहुत ही सही ढंग से, उचित तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। अब बात यह आती है कि हम जिस पानी का सेवन करते हैं, जिस जल का हम सेवन करते हैं, किस जल का उपयोग हमें करना चाहिए, किस प्रकार का पानी हमारे लिए उपयोग में लेना चाहिए, किस प्रकार का पानी हमें पीना चाहिए। प्रश्न यह आता है कि स्वच्छ जल में या पीने योग्य पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होते हैं।
पीने योग्य पानी कौन सा होता है? पानी काफी होता है, लेकिन हमें पीना कौन सा चाहिए? किस पानी के पीने से हमारे शरीर के लिए हानि नहीं होती है, स्वास्थ्य हमारा सही रहता है? तो देखिए, सबसे पहला बात ये आती है कि पीने योग्य पानी वो होता है जिसका पीएच मान संतुलित हो, जिसका पीएच संतुलित हो। पीएच मींस, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में पीएच स्केल पढ़ाई थी, वहां पर बताया था कि जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन जल का, और जो हमारे पीने योग्य होता है। यदि पीएच मान ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति हो सकती है उसकी, और यदि कम है तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो सकती है। इसलिए हम जिस पानी का सेवन करते हैं उसका पीएच मान संतुलित होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, जिस पानी का अपन सेवन करते हैं उस पानी में आंखों से दिखने वाले वनस्पति व कण नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आंखों से दिखाई देने वाली वनस्पति और कण उसमें उपस्थित नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली होनी चाहिए। और नेक्स्ट, उसमें किसी प्रकार के कोई भी सूक्ष्म जीव, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु हैं, वायरस हैं, वो नहीं होने चाहिए। तो देखिए, पीने योग्य पानी में निम्न 4 गुण होने चाहिए। नंबर 1, पीएच मान संतुलित हो, आंखों से दिखने वाली वनस्पति और कण नहीं होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली होनी चाहिए, और हानिकारक सूक्ष्मजीव उसमें नहीं होने चाहिए। जिस जल में ये गुण हो वो जल पीने योग्य होता है, उस जल का उपयोग हम पीने के रूप में कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि हमें प्रतिदिन लगभग 8 गिलास जल का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर परामर्श देता है कि हमें लगभग 8 गिलास पानी रोजाना पीना चाहिए। 8 गिलास रोज पानी पीना चाहिए। 8 गिलास पानी पीने से हमारे शरीर में पानी की पूर्ति रहती है, साथ में ही इससे हमारे शरीर को अनेक लाभ भी होते हैं। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करते हैं उनके लिए पानी 8 से 10 गिलास तक पीना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का पानी पीने से शरीर की उपापचयी दर जो होती है, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो सही तरीके से कार्य करती हैं। साथ में कुछ इसके और भी लाभ होते हैं। अब बात आती है कि 8 से 10 गिलास पानी पीने से क्या लाभ होते हैं, या फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसे इस जगह से बन जाता है कि क्या कारण है कि डॉक्टर हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह देता है, या फिर डॉक्टर 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह क्यों देता है, क्या कारण है? तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि शरीर की उपापचयी क्रियाएं सही कार्य करती हैं, सही तरीके से चलती रहती हैं। उपापचयी क्रियाएं सही तरीके से चलती हैं। दूसरी बात यह आती है कि शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ या विषैले पदार्थ जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। बाहर निकल जाते हैं जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। नेक्स्ट, शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है। शरीर
चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है। चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है। नेक्स्ट होता है एलर्जी की आशंका कम हो जाती है। एलर्जी की आशंका कम हो जाती है या आशंका नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर पर चर्बी जमा नहीं होती है। शरीर पर चर्बी जमा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां जो होती हैं वो नहीं होती हैं। सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। साथ में ही जब सही तरीके से पानी पीते हैं तो पानी पीने से हमारे शरीर में फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों का संक्रमण, आंत, फेफड़ों का संक्रमण, आंत की बीमारियां, अस्थमा आदि रोग नहीं होते हैं। आदि रोग नहीं होते हैं। शरीर में फाइबर की संख्या बनी रहती है। शरीर में फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है। बनी रहती है। नेक्स्ट, थकान का एहसास नहीं होता है। थकान का एहसास नहीं होता है। ये सारे थे पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लाभ। दोबारा सुन ले एक बार आप। प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि डॉक्टर रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह देता है, या 8 से 10 गिलास पानी पीने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। तो सुने बच्चों, पहला है कि शरीर की उपापचय क्रियाएं सही तरीके से कार्य करती हैं पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से। दूसरी बात आती है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले विषैले पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है, फुर्ती बनी रहती है शरीर में। नेक्स्ट बात आती है कि पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करने से एलर्जी की आशंका कम हो जाती है। कुछ व्यक्तियों के एलर्जी रहती है तो एलर्जी की आशंका कम हो जाती है पानी पीने से। शरीर पर चर्बी जमा नहीं होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से जो त्वचा पर वसा की परत जम जाती है, त्वचा के अंदर जो वसा की परत जम जाती है, व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है, वो मात्रा कम हो जाती है वसा की। सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी नहीं होती हैं, कम होती हैं। फेफड़ों का संक्रमण, आंत की बीमारियां हैं, अस्थमा है, ये रोग होने की संभावना कम हो जाती है। शरीर में जो फाइबर्स जो होते हैं, रेसे जो होते हैं, उनकी मात्रा भी निश्चित बनी रहती है, कायम रहती है। थकान का एहसास नहीं होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। ये सारे लाभ थे पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के। पाठ का अगला पॉइंट आता है इसमें कि चलो ये तो बात हो गई अपनी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के क्या क्या लाभ हो गए। 8-10 गिलास हमने पानी पिया तो उससे हमें क्या लाभ हुए। लेकिन यदि बाई चांस कुछ लोग दूषित जल का सेवन करते हैं तो उस दूषित जल का सेवन करने से हमें क्या क्या दिक्कत आती हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं। दूषित जल का सेवन करने के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव देखिए, यदि जिस पानी का हम सेवन कर रहे हैं, जिस जल का हम सेवन कर रहे हैं, वो जल शुद्ध नहीं है, वो पीने योग्य पानी नहीं है, और उस पानी का यदि हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाता है, क्योंकि दूषित जल के अंतर्गत अनेक प्रकार के जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, वायरस अर्थात विषाणु, प्रोटोजुआ, वे कृमि होते हैं, कृमि पाए जाते हैं। दूषित जल जो होता है उसमें हानिकारक जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजुआ हैं और कुछ कृमि पाए जाते हैं। ये प्रोटोजुआ, कृमि, वायरस वगैरह जो होते हैं ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार की, जैसे कि हैजा है, पैचिस है, या अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिससे शरीर हमारा रोगग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के वायरस युक्त पानी पीने से जिसमें वायरस पाया जाता है, इस वायरल संक्रमण के कारण संक्रामक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन संक्रामक बीमारियों में जैसे कि कॉलेरा है, टाइफाइड है, पीलिया है, ऐसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ कृमि जो होते हैं, जो जल में कृमि पाए जाते हैं, ये कृमि भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। जैसे कि एक रोग का नाम सुना होगा आपने, बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग यह कृमि के कारण उत्पन्न होता है। इसका रोगजनक है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है इस स्थान से कि बाला रोग या नारू रोग का रोगजनक कौन है, तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस किसके द्वारा होता है? कृमि के द्वारा होता है। कृमि है एक तरीके का, इसके द्वारा बाला या नारू रोग उत्पन्न हो जाता है। ये जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है ये अपने अंडे परपोषी के शरीर के बाहर, इसका परपोषी मनुष्य होता है, तो ये अपने अंडे परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है, जल में त्यागती है। जब इस जल का सेवन कोई व्यक्ति करता है तो ये अंडे उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के पश्चात उस व्यक्ति में या उस व्यक्ति को नारू रोग से ग्रसित कर देते हैं। उस व्यक्ति को नारू रोग से ग्रसित कर देते हैं, अर्थात इन अंडों से नए ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जीव वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उसमें बाला या नारू रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सन 2000 के बाद राजस्थान में इसका कोई भी मरीज नहीं मिला है, क्योंकि नारू रोग राजस्थान में एक भयावह रोग था 2000 से पहले। लेकिन सरकार के प्रयासों से सन 2000 के बाद राजस्थान में इस रोग का कोई मरीज नहीं मिला है। लेकिन फिर भी आगे इस रोग से बचा जा सके, इसलिए हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए कि नंबर 1 तो जो हमारे जल के स्रोत हैं, उन जल के स्रोतों में जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। उनको जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए ताकि उनका जल स्वच्छ बना रहे। दूसरी बात, जल को उबालकर और छानकर पीना चाहिए। जल को उबालकर और छानकर पीना चाहिए और समय समय पर जल के स्रोतों की सफाई करनी चाहिए। जल के स्रोतों में नहाना, कपड़ा धोना, पशुओं को नहलाना आदि पर निषेध लगना चाहिए, ताकि जल प्रदूषित ना हो और हमारा पीने का पानी कैसा रहे? स्वच्छ रहे। तो यहां तक अपना पॉइंट था जल। जल के बाद जो अगला पॉइंट आता है पाठ का, वो आता है मोटापा, ओबेसिटी। मानव स्वास्थ्य में ही पढ़ेंगे अपन यहां पर। देखिए मोटापा, इंग्लिश में कहते हैं ओबेसिटी। देखिए मोटापा या ओबेसिटी क्या चीज होती है? देखिए कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि उनका शरीर बहुत ही भारी भरकम हो जाता है,
कुछ व्यक्ति होते हैं उनका शरीर बहुत ही भारी भरकम हो जाता है, ना चला जाता है, ना फिरा जाता है, ना ही कोई भी किसी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। वो किसी कार्य को करने के लिए भी दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेते हैं। अब वो स्थिति उनके सामने उत्पन्न क्यों होती है? उस सब का मुख्य कारण यह होता है कि उनके शरीर की त्वचा पर शारीरिक वसा अत्यधिक इकट्ठी हो जाती है। जब त्वचा पर शारीरिक वसा की मोटी परत जमा हो जाती है तो उनका शरीर बढ़ने लग जाता है, अर्थात मोटापा बढ़ने लग जाता है, जिससे मोटापे के साथ साथ उनके शरीर में और भी कई अन्य रोग पैदा हो जाते हैं। तो बात सबसे पहले आती है मोटापा कहते किसे हैं? तो देखिए परिभाषा देंगे कि मोटापा वह स्थिति है, मोटापा वह स्थिति है जिसमें शारीरिक वसा, जिसमें अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि उनकी संभावित आयु को घटा देती है, या फिर वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। दोबारा सुने परिभाषा। ओबेसिटी या मोटापा वह स्थिति होती है जिसमें अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। उसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। यह उनकी संभावित आयु को घटा देती है। जो मोटापा जो होता है ये उस व्यक्ति की संभावित आयु को भी घटा देता है। एक चीज आती है यहां पर BMI, मोटापे से संबंधित है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कई बार कि BMI का पूर्ण नाम क्या है या BMI क्या है। देखिए BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। देखिए एक बार पुनः सुने। मोटापा परिभाषा सुने दोबारा से। मोटापा या ओबेसिटी क्या होती है? बहुत सरल परिभाषा है। देखिए जब शरीर पर शारीरिक वसा इस स्तर तक जमा हो जाए कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या फिर हमारी संभावित आयु को घटा सकती है तो वो मोटापा की स्थिति कहलाती है। अर्थात मोटापा वह स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालना प्रारंभ कर दे और हमारी संभावित आयु को घटा दे, तो वह स्थिति मोटापा कहलाती है। इसमें एक चीज आती है निकल करके BMI। देखिए BMI क्या चीज होती है? मोटापे से रिलेटेड है। BMI पूरा नाम होता है इसका बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हिंदी में कहते हैं इसको शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक। BMI फुल फॉर्म पूछ लेता है पेपर में कई बार कि BMI क्या है, तो BMI है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। किसे कहते हैं? मानव शरीर का भार, शरीर के भार व लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को BMI कहा जाता है। ध्यान रखें, मानव शरीर के भार
और उसकी लंबाई के अनुपात को BMI कहा जाता है। अब BMI में देखिए, यदि किसी व्यक्ति की BMI निकल के आती है 25 मीटर स्क्वायर, 25 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, तो वो उसकी मोटापा पूर्व स्थिति होती है। मोटापा पूर्व स्थिति। और यदि किसी व्यक्ति की BMI निकल के आती है 30 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, तो मोटापा की स्थिति होती है। मोटापे की स्थिति होती है वो उसकी। अगली बात देखें कि मोटापे के कारण या मोटापे से कौन कौन से रोग जुड़े होते हैं। देखिए, मोटापा होने से, मोटापे के साथ साथ कुछ रोग जुड़े होते हैं, अर्थात मोटापा बढ़ने से शरीर में इन रोगों की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि हृदय रोग, नंबर 2 मधुमेह, जिसको अपन डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कुछ लोग खर्राट लेते हैं सोते समय बहुत लंबे, श्वास समस्या। नेक्स्ट, अस्थि संध्यार्थी, कई प्रकार के कैंसर। ये सारे जो रोग होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? मोटापे से जुड़े होते हैं। दोबारा सुन लें एक बार, मोटापे से हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, अस्थि संध्यार्थी और कैंसर, ये सारे रोग इससे रिलेटेड होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। जब मोटापा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ने के पश्चात इन रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। कौन कौन से रोग? हृदय रोग, मधुमेह रोग, निद्राकालीन श्वास समस्या, अस्थि संध्यार्थी और कई प्रकार के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगली बात ये आती है कि मोटापा बढ़ता क्यों है? मोटापा बढ़ने के क्या कारण हैं? देखिए, मोटापा बढ़ने के कारण ये हैं, सबसे पहला कारण ये आता है कि ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा की खपत के बीच संतुलन का ना होना, अर्थात उनमें असंतुलन होना। यानी कि हम ऊर्जा का सेवन तो अधिक कर रहे हैं, अर्थात ऊर्जा हमारे लिए प्राप्ति तो अधिक हो रही है, लेकिन हम उसका उपयोग कम कर रहे हैं। ऊर्जा की प्राप्ति तो हमें कैसे हो रही? ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसका उपयोग कर नहीं कर पा रहे हैं, खर्च उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, ऊर्जा की अधिकता के कारण। दूसरी बात, जंक फूड का सेवन। जंक फूड का सेवन, बाजार जाते हैं, कचौड़ी है, पेटीज है, पेस्टीज हैं, या फिर अन्य प्रकार के जो भी जंक फूड्स आते हैं, अपन बाजार से खरीदते हैं, तले पदार्थ खाते हैं, वो सारे जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। कृत्रिम भोजन करते हैं, ठीक है ना। हमारा श्रमहीन जीवन, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, ठाली रहते हैं, आलसी लोग हैं, ना योग करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना व्यायाम करते हैं। इन सब चीज से हमारे शरीर में क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है, जिससे हमारी त्वचा पर चर्बी जमा हो जाती है, वसा की मोटी परत जमा हो जाती है, जिससे हमारा शरीर कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। अब अगली चीज आती है इस पाठ में, अगला रक्तचाप। देखें, रक्तचाप इंग्लिश में कहें तो ब्लड प्रेशर या बीपी भी कहते हैं। रक्तचाप, बीपी भी कहा जाता है इसको, ब्लड प्रेशर। देखिए, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ये रक्त वाहिनियां क्या कार्य करती हैं? ये रक्त वाहिनियां शरीर में रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में जो वाहिनियां पाई जाती हैं, ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हृदय से रक्त को लेती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तक जहां पर इसकी आवश्यकता होती है वहां पर पहुंचाने का कार्य करती है। अब रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है, रक्त वाहिनी जो नसें हैं अपनी, उन रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है, उस रक्त के द्वारा उन वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब डाला जाता है, उस दाब को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। दोबारा सुने, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त, ध्यान सुने, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब डाला जाता है, जो प्रेशर डाला जाता है, उसे हम रक्त दाब कहते हैं। अब ये रक्त दाब जो होता है, दो होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक रक्तदाब और एक होता है डायस्टोलिक रक्तदाब। डायस्टोलिक,
देखिए मानव का सामान्य जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 120/80 mmHg। देखिए सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है पारे के क्रम पर 80 सामान्य व्यक्ति का। अब सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए, तो 120/80 कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। उच्च मात्रा को सिस्टोलिक व्यक्त करता है, निम्न को कौन करता है, डायस्टोलिक करता है। अब सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। देखिए जिस समय हृदय से रक्त पंपित होता है, जिस समय हृदय से रक्त कहां जाता है, वाहिनियों में जाता है, तो हृदय से रक्त के वाहिनियों में जाते समय हृदय की जो पेशियां होती हैं उन पेशियों में संकुचन होता है, उन हृदय की पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। तो जिस समय हृदय की पेशियों में संकुचन होता है और रक्त को पंप किया जाता है किन में, वाहिनियों में, तो उस समय का जो संकुचन होता है उस समय जो दाब लगता है वो दाब कौन सा होता है, सिस्टोलिक दाब होता है। जिस समय हृदय से रक्त को वाहिनियों में पंपित किया जाता है तो पंप करने के लिए उसकी पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, तो वो कौन सा होता है, सिस्टोलिक दाब होता है उस समय का। लेकिन जब रक्त को प्रेषित कर दिया जाता है, अर्थात रक्त को पंपित कर दिया जाता है वाहिनियों में, तो उसके पश्चात हृदय की पेशियों में जो सितरण की अवस्था आती है उस समय का जो दाब होता है वो कौन सा होता है, डायस्टोलिक दाब होता है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक जो दाब होता है, सिस्टोलिक जो होता है वो 90 से 120 के बीच होता है, जबकि डायस्टोलिक होता है 60 से 80 के बीच। सिस्टोलिक होता है 90 से 120 और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 60 से 80 के मध्य। अब रक्तदाब जो होता है उसको मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है और वो यंत्र होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर या फिर इसको कहा जाता है रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी हमारे शरीर में रक्त का दाब ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम रक्तचाप मापी या स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अब सन 1733 में वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स जिन्होंने सबसे पहले घोड़ों में रक्तदाब को मापा था। पेपर में प्रश्न पूछता है कई बार कि सबसे पहले रक्तदाब को घोड़ों में किसने मापा था, तो कौन से वैज्ञानिक थे, स्टीफन हेल्स। कब मापा था, 1733 में। फिर एक वैज्ञानिक आए थे कॉपलन 1983 में। 1983 में कॉपलन वैज्ञानिक आए थे और इस कॉपलन नामक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी थी, अर्थात इसको परिभाषित किया था, डेफिनेटेड किया था इसको। तो ध्यान रखें 1733 में स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले रक्तदाब को घोड़ों में मापा था, जबकि 1983 में कॉपलन नामक वैज्ञानिक ने इसको परिभाषित किया था। अब रक्तचाप में पहला आता है निम्न रक्तचाप और दूसरा आता है उच्च रक्तचाप। देखिए एक आता है लो ब्लड प्रेशर और एक आता है हाई ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप क्या होता है, उच्च रक्तचाप क्या होता है। तो पहला पढ़ रहे हैं अपन यहां पर निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। देखिए वह दाब, निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं, वह दाब जिसमें धमनियों अथवा नसों में, धमनियों व नसों में रक्त बहते हुए रक्त का प्रवाह कम दिखाई देता है। वह रक्तदाब जिसमें धमनियों व नसों में रक्त के प्रवाह के लक्षण कम दिखाई देते हैं, या रक्त के प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत हमें दिखाई दें तो वो कौन सा कहलाएगा, निम्न रक्तचाप कहलाता है। वह दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में रक्त का प्रवाह होने के लक्षण या संकेत कम दिखाई देते हैं उसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब निम्न रक्तचाप से होता क्या है कि देखिए रक्त क्या कार्य करता है, रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्वों को पहुंचाने कार्य करता है, पोषक तत्वों को पहुंचाने कार्य करता है। लेकिन बाई चांस यदि निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर हमारी नसों में या धमनियों में रक्त बहुत धीमी गति से बहता है, जिसके कारण उन अंगों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। जब उनके लिए ये चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं तो वो अंग स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं, अर्थात
आगे चलकर क्या स्थिति उत्पन्न होती है, आगे चलकर यह स्थिति उत्पन्न होती है कि वे अंग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फिर वो अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो अंग बिल्कुल कार्य नहीं करता है और हम उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी बात आती है इसमें उच्च रक्तचाप की। उच्च रक्तचाप, देखिए वह दाब जिसमें नसों में और धमनियों में रक्त के प्रवाह के अधिक लक्षण या संकेत दिखाई दे, रक्त के प्रवाह के अधिक लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, वो कौन सा कहलाता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। अर्थात धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह बहुत तेज गति से होता है तो वो उच्च रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये उच्च रक्तचाप की स्थिति कब उत्पन्न होती है, किन किन कंडीशन उत्पन्न होती है। देखिए हमें क्रोध आता है, क्रोध आना, ईर्ष्या करना, भ्रम करना, क्रोध है, ईर्ष्या है, भ्रम है, चिंता है। चिंता करना, हम क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। चीनी का उपयोग अधिक करते हैं। मैदा की बनी हुई सामग्री खाना, मैदा से बने भोज्य पदार्थ का अधिक सेवन करना, मैदा से बने भोज्य पदार्थ का अधिक सेवन करना, अधिक सेवन करना। सिगरेट, शराब, सिगरेट है, शराब है, चाय है, घी है, अचार है, मिठाइयाँ अधिक खाना, मिठाइयाँ अधिक खाना, श्रमहीन जीवन, श्रमहीन जीवन और योग व प्राणायाम ना करना, योग व प्राणायाम न करना आदि विभिन्न कारण हैं जिनके कारण उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए क्रोध है, ईर्ष्या है, भ्रम है, चिंता है, आवश्यकता से अधिक भोजन करना है, चीनी का अधिक उपयोग करना, मैदे से बने हुए भोज्य पदार्थों को अधिक खाना, सिगरेट है, शराब का सेवन करना, चाय अधिक पीना, घी, अचार, मिठाइयाँ इनका अधिक सेवन करना, श्रमहीन जीवन यानी हम कोई कार्य नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में योग है, प्राणायाम न करने की स्थिति में हमारे शरीर में उच्च रक्तचाप की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसका निदान हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है क्योंकि इसमें हमारी जान भी जा सकती है उच्च रक्तचाप कंडीशन में, इसलिए हमें पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोटेशियम युक्त भोजन, पोटेशियम जो होता है वो अधिकांश खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, भोजन का सेवन करना चाहिए। यात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए, डिब्बे युक्त भोज्य सामग्री को बंद करना चाहिए, अर्थात जो भोज्य पदार्थ हम बाजार से डिब्बों में खरीद कर लाते हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। साथ में ही नेक्स्ट बात आती है कि हमें दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलित करना चाहिए, दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलित करना चाहिए। जिन चीज़ों का हम यहाँ पर अधिक उपयोग कर रहे थे उनका उपयोग हमें बंद करना चाहिए। साथ में ही अधिक से अधिक योग करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, व्यायाम करने चाहिए और कम से कम 30 मिनट सुबह शाम हमें पैदल घूमना चाहिए, जिससे भी उच्च रक्तचाप की समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम रोक करके, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा करके हम उच्च रक्तचाप की समस्या से बच सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आता है इस पाठ का, नशीले पदार्थ।
टॉक्सिक सबस्टेंस। अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ। देखिए नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सबस्टेंस। देखिए कुछ लोग जो होते हैं, और कुछ क्या कहें, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आजकल नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब वे नशीले पदार्थों का उपयोग क्यों करते हैं? कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से, नशीले पदार्थों का उपयोग करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है। यह दिमाग में उनके में भ्रम बना हुआ है कि नशीले पदार्थ, हम तंबाकू खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या अफीम खा रहे हैं, चरस है, गांजा है, हशीश है, LSD है, यानी हम अनेक प्रकार के जिन नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, इनसे हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत में इस भ्रम के शिकार होते हैं और उनका सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन आगे कंडीशन यह आती है बच्चों कि हमें उन पदार्थों की धीरे धीरे लत लग जाती है, अर्थात हम उन चीजों के आदी हो जाते हैं और फिर कंडीशन ऐसी पहुंच जाती है कि हमें लगातार उन पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। हमें लगातार उन पदार्थों का सेवन करना पड़ता है जिसका हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर, अर्थात हमारा शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है और लास्ट शरीर डैमेज होता हुआ कंडीशन इस पर पहुंच जाता है कि उस व्यक्ति की असामयिक मौत हो जाती है। इस कंडीशन में हम शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी खराब हो जाती है। तो इसके कारण हमें नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि नशीले पदार्थों के उपयोग से हमें आनंद की अनुभूति होती है। कुछ लोग विशेष अवसरों पर, जन्मदिन है, शादी है, पार्टी है, इनमें विशेषकर नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें उस पर भी रोक लगानी चाहिए। और इसी क्रम में सबसे पहला आता है इसमें गुटखा। गुटखा देखिए, गुटखा का जो निर्माण किया जाता है, सुपारी के टुकड़े, संश्लेषित खुशबू, संश्लेषित खुशबू, कत्था, चूना, धातुओं के वर्क आदि के द्वारा बनाया जाता है। देखिए गुटखा जो है, सुपारियों के टुकड़े, संश्लेषित खुशबू, कत्था, चूना, धातुओं के वर्क आदि को मिलाकर के तैयार किया जाता है। कभी कभी इस गुटखे में तंबाकू को भी मिलाया जाता है। कई प्रकार की आती हैं जिनमें तंबाकू भी मिश्रित होती है, ये भी मिली हुई होती है इनमें। आज हमारे देश में पाउच संस्कृति का प्रचार चल रहा है। पाउच संस्कृति का उपयोग बहुत बढ़ रहा है और इस पाउच संस्कृति के उपयोग के कारण आज ये गुटखा जो है हमारे गांव में, शहरों में, हर गली में, हर मोहल्ले में आसानी से पहुंच रहा है। और इसका उपयोग ना किशोर या वयस्क व्यक्ति कर रहे हैं, इसका उपयोग बच्चे और यहां तक कि महिलाएं भी इसका उपयोग कर रही हैं, जिसका हानिकारक प्रभाव उनके पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मुंह में, गले का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। एक रोग और उत्पन्न होता है जो पेपर में पूछा जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग
पेपर में मुख्यतः आता है पेपर में प्रश्न कि गुटखा के सेवन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, उसके क्या लक्षण है। तो देखिए, गुटखा के सेवन से सभी म्यूकस फाइब्रोसिस रोग उत्पन्न होता है और इसके लक्षण क्या हैं कि हमारे मुंह का जो जबड़ा होता है वो खुल नहीं पाता है, क्योंकि हमारे मुंह के जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं जिससे हमारा जबड़ा खुल नहीं पाता है। बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुलता है उनका, जो ज्यादा गुटखा का सेवन करते हैं उनकी ये मांसपेशियां जो होती हैं यहां से कठोर हो जाती हैं, जिसका मुंह थोड़ा सा खुल पाता है और भोजन को भी वो सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उस रोग को हम क्या कहते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। और इससे कई प्रकार के कैंसर, मुंह के रोग, गले के रोग और भी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए हमें गुटखे का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इसमें तंबाकू। गुटखे के बाद अगली चीज आती है इसमें तंबाकू। तंबाकू देखिए, तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है निकोटियाना टैबेकम, निकोटियाना टैबेकम। देखिए, कुछ स्थान पर टोबैको भी लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए, सही है वो भी, निकोटियाना टैबेकम। ये जो तंबाकू है ये सोलेनेसी कुल का पादप है। पेपर में प्रश्न इस स्थान से भी आ जाता है 1 नंबर का कि तंबाकू किस कुल का पादप, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो सोलेनेसी कुल का पादप है। निकोटियाना टैबेकम इसका वानस्पतिक नाम है। इसमें मुख्य रूप से निकोटीन पाई जाती है। प्रश्न यहां से भी आता है पेपर में कि तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। और इसकी मात्रा कहां पाई जाती है, पेड़ में, पत्तियों में। निकोटीन कहां से प्राप्त होता है, इसकी पत्तियों से प्राप्त होता है, और लगभग 1 से 8% निकोटीन प्राप्त होता है इसकी पत्तियों से। ध्यान रखें, वानस्पतिक नाम निकोटियाना टैबेकम, कुल सोलेनेसी, कौन सा एल्केलॉइड प्राप्त होता है, निकोटीन प्राप्त होता है, पत्तियों से निकोटीन प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 1 से 8% तक प्राप्त होता है। अब लोग तंबाकू का किस किस तरीके से उपयोग करते हैं, सभी का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग दांतों पर मलते हैं इसको, आपने देखा होगा गांव में या शहरों में सुबह या शाम के समय अधिकांश स्त्रियां लाल मंजन का उपयोग करती हैं, लाल दंत मंजन का उपयोग करती हैं। वो लाल दंत मंजन दांतों को साफ करने के लिए कम उपयोग में आ रहा है, जबकि उनको नशा करने के लिए ज्यादा उपयोग में आता है। 1-1 घंटे तक बैठ करके दांतों को मला जाता है, दांतों की सफाई की जाती है। वो दांतों की सफाई कम और उनके लिए नशा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें कौन सी चीज पाई जाती है, तंबाकू पाई जाती है। सजेशन यही दूंगा कि अधिकांश जो विद्यार्थी इसका उपयोग करते हो वो इसका उपयोग नहीं करें, इसके अलावा अन्य किसी टूथपेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग दांतों पर मलते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट खाते हैं, मुंह में रखते हैं, चबाते हैं इसको। कुछ लोग इसको चबाकर इसका उपयोग करते हैं, कुछ लोग गुटखे के रूप में इसका उपयोग करते हैं, कुछ लोग इसको सूंघ करके नशा करते हैं इसका। अधिकांश गांव में आपने देखा होगा कि कुछ लोग हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनमें भी क्या पाया जाता है, तंबाकू पाया जाता है, तो उसके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। चिलम है, सिगार है, हुक्का है, इसके द्वारा इसका उपयोग होता है। अब बात ही आती है कि चलो तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे हानियां क्या हो रही हैं हमारे लिए, हानियां भी तो होती हैं इससे। तो तंबाकू का उपयोग करने से हानियां क्या हैं, तो हानियों में देखिए सबसे पहले ये आता है कि जब हम तंबाकू का निरंतर उपयोग करते हैं, हमारा गला, मुंह, फेफड़े, इन सब में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। किस संभावना बढ़ जाती है, कैंसर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू का सेवन करने पर भाई तंबाकू से जो हानिकारक गैस निकलती है, ये गैस शरीर में प्रवेश करती है और प्रवेश करके हमारे नुकसान पहुंचाती है। तो तंबाकू का अधिक उपयोग करने से इसमें जो निकोटीन पाया जाता है, ये निकोटीन हमारी धमनियों की दीवारों पर जम जाता है। धमनी की जो दीवारें होती हैं, उन धमनियों की दीवारों पर निकोटीन जम जाता है और जम करके उन दीवारों को मोटा कर देता है।
धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब और हृदय स्पंदन यानी ब्लड प्रेशर और हार्टबीट दोनों कम हो जाती हैं। रक्तदाब और हार्टबीट दोनों क्या पड़ जाती हैं? कम पड़ जाती हैं। अगली बात, कुछ महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, बीड़ी पीती हैं, हुक्का भी पीती हैं। कुछ औरतें तंबाकू का सेवन दंत मंजन के रूप में करती हैं। तो उनको क्या होता है कि जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उन गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। जो उनके पेट में पल रहा जो बच्चा होता है वो सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाता है, और उसके वृद्धि करने की दर जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट बात, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। भाई सिगरेट की धुआं होती है उसमें कौन सी चीज पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता को घटा देती है। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को घटा देती है। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को घटा देती है, कम हो जाती है। तो ध्यान रखें, नंबर 1, तंबाकू से मुंह, जीभ, गला, फेफड़ों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब और हृदय स्पंदन दर कम हो जाती है। नेक्स्ट बात, तंबाकू सिगरेट में पाया जाता है और सिगरेट से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को घटा देती है। और चौथा पॉइंट है कि गर्भवती महिलाओं में तंबाकू जो है वो भ्रूण विकास की गति को मंद कर देती है। अब देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, जो इसका सेवन कर रहे हैं, ये केवल उनके लिए हानिकारक होता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इनका सेवन कर रहे हैं उनके लिए तो हानिकारक है, लेकिन कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हम उसके पास खड़े हैं या बैठे हुए हैं, तो उसके शरीर से, उसके मुंह से जो धुआं बाहर निकल रहा है, यदि वो धुआं हमारे शरीर में प्रवेश करता है साथ साथ में, तो हमें भी हानि पहुंचाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जो व्यक्ति सिगरेट बीड़ी का सेवन कर रहा है, हमें उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए, उससे बातें नहीं करनी चाहिए जिस समय वो उसका सेवन कर रहा होता है, क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाला निकोटीन युक्त धुआं हमारे शरीर में जाकर के हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित होता है। धूम्रपान पर रोक लगा दी गई सार्वजनिक स्थानों पर, क्योंकि हमारे विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से अधिक लोग तंबाकू के सेवन करने के कारण असामयिक मौत से मर जाते हैं। 60 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू उपयोग करने से मर जाते हैं, जिनमें से 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से और 10 लाख इसके अप्रत्यक्ष सेवन कारण इसके शिकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है मदिरा, जिसका हम वर्णन कल करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।